न्याय यात्रा। जी हाँ, हम बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा के संदर्भ में और इस न्याय यात्रा के क्या मायने हैं और विधानसभा चुनाव यानी कि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है उसके क्या मायने हैं। कौन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चेहरों को लोकसभा में उतारा जा सकता है और पार्टी के किस किस प्रकार से क्या क्या योजनाएं हैं, कौन सी पार्टी कहां से कितना दम भरेगी, क्योंकि लबोलबाद यही रहेगा कि 2024 में कौन सत्ता में होगा, कौन सत्ता से बेदखल होगा, किसको जनता सर आंखों पर बिठाती है और किसको वनवास। जी हाँ, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बात करने के लिए आया है मुक नायक। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। तो बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। जी हाँ, 2024 यानी कि चंद ही दिनों के बाद वर्ष बदलने वाला है और 2024 क्या नए संदेश लेकर आता है उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो पहले न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्याय यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है यदि राजनीतिक चश्मे से देखें, क्योंकि सामाजिक स्तर से और देश में जो भी चहल पहल हो रही है उसमें यदि राजनीतिक संदर्भ में चर्चा की जाए तो न्याय यात्रा पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है। तो हाँ, हम बात करते हैं न्याय यात्रा की। जो राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वर्तमान में वे नहीं है, बावजूद वे भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक और यात्रा लेकर जनता के बीच, जनता जनार्दन के बीच आए हैं न्याय यात्रा लेकर। तो न्याय आखिर वो किस न्यायपालिका के या न्याय विभाग की बात कर रहे हैं या स्वयं के न्याय की बात कर रहे हैं, या पार्टी को इन 3 चुनावों में मैंडेट नहीं मिला, या फिर वो 2024 में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आए, इसको लेकर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल हम बात करते हैं देश की स्थिति को लेकर, क्योंकि देश में वर्तमान में जो सरकार है 2014 से लेकर 2023 तक यानी कि आज की तिथि तक देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। यदि विश्व परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समान ही जो अन्य पार्टियां हैं विश्व परिप्रेक्ष्य में, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस में कहीं ना कहीं 2 पार्टियों का एक अपना दबदबा है, अपना वजूद है। कभी एक पार्टी आती है, कभी दूसरी पार्टी आती है, कभी जाती है, कोई आती है। उसी संदर्भ में भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा की जाए तो लबोलबाद यही है। तो कभी कांग्रेस सत्तारूढ़ होते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होती है। तो आखिर इस देश में तीसरा विकल्प क्यों उभर कर नहीं आता है? हालांकि कई राष्ट्रीय पार्टी, कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों का तबका हासिल कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अथवा बीजेपी की तुलना पर वे अपना ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है जिससे वे पूरे बहुमत में आ जाए। और यदि पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अथवा कांग्रेस के श्रेय में उनको, शरण में उनको जाना पड़ता है। तो बात करते हैं कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो देश आजाद होने की पूर्व थे, यानी कि देश जब आजाद नहीं हुआ था, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उससे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एओ हुम ने। और उस दौरान कांग्रेस का मकसद था कि देश जो गुलाम है और उस गुलामी की जंजीर से मुक्त किया जाए। हालांकि यदि अंग्रेजों के चश्मे से देखा जाए तो उस दौरान संपूर्ण विश्व में एक प्रकार आजादी को लेकर एक नया माहौल बना था। प्रथम विश्व युद्ध हुए थे, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण जगत में कहीं न कहीं जो उपनिवेशवाद था उसको समाप्त करने के लिए देश जो विभिन्न देश है वे आजाद मुल्क के रूप में सामने आना चाहते थे। और उसी तारतम्य में दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में भी अमूमन यही स्थिति बनी थी और भारत भी आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। यहाँ के जो 1857 की जो क्रांति विफल हुई थी, उस विफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए तात्कालिक नेताओं ने देश को आजाद करने का जो बेड़ा उठाया और अंततोगत्वा 1947 को हमारे देश के कई
नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी और वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। बहरहाल 1885 की उस घटना को एक अंग्रेजी चश्मे से यदि हम मूल्यांकन करें तो देश में जब आज़ादी का बिगुल बजा तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को कहीं न कहीं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हो रही, जो दुनिया के कई देश आज़ाद हो रहे हैं, उसी तारतम्य में भारत भी आज़ाद होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और यहाँ के नेता अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं। इसलिए उस गुब्बारे जो बढ़ते हुए गुब्बारा था, जो कि क्रांति के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुका था और भारत के जितने भी समाज थे, जितने भी धर्म के लोग थे, वे कहीं न कहीं उनका केवल एक ही मकसद था, भारत माता को आज़ाद करने का। और उसी तारतम्य में अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इसी के मद्देनजर 1885 में ए.हुम ने सोचा कि क्यों न भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बांट दिया जाए और यहाँ के जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं न कहीं शिथिल किया जाए, न उसको विश्व परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं ऐसा बताया जाए कि यहाँ के लोग आंदोलित है, किंतु आंदोलन का मकसद पूर्ण आज़ादी नहीं है, किंतु उन अंग्रेजों के जो सपने थे, उनकी जो नीति थी, फूट डालो और शासन करो की नीति थी, उस नीति के विरोध में जब इस प्रकार देश में आज़ादी को लेकर जो जंग छिड़ी हुई थी, उस जंग को कम करने के लिए 1885 में स्थापना की गई। हालांकि 1920 में गांधी जी के पदार्पण के बाद उसमें और एक ज्वाला भड़क गई और देश के हर नागरिक के मन में भारत माता को आज़ाद करने का दृढ़ संकल्प पारित हो गया। और दृढ़ संकल्प जब पारित हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश को किस प्रकार आज़ाद किया जाए। ये बात को लेकर धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ, तो उसका मकसद केवल ये था कि भारत माता को आज़ादी दिलाना है और अंग्रेजों के बेड़ियों से मुक्त होना है। तब देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक केवल कांग्रेस का ये मकसद था कि देश को आज़ाद मुल्क बनाया जाए। हालांकि उसमें वे सफल भी हुए, लेकिन देश में जब गणतंत्र प्रारंभ हुआ, देश का संविधान लिखा गया, तो गणतंत्र के बाद भी उस गणतंत्र को बनाए रखने के लिए, उस लोकतंत्र के परिपाटी को विश्व परिप्रेक्ष्य में आत्मसात करके स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समानता और आर्थिकता के आधार पर यदि उनको इस देश को चलाना है तो और दो पार्टियों की आवश्यकता होगी, यानी कि पक्ष और विपक्ष होगा। और उसी तारतम्य में कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, उनमें से कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी बनाकर देश में चुनावों का महासंग्राम छेड़ा और आते आते इस देश में आज़ाद मुल्क में कई पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। तो राष्ट्रीय पार्टियां जब उभर कर सामने आती है तो देश में 5 वर्षों में जो चुनावों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हर 5 वर्ष में लोकतंत्र का महोत्सव होता है और उस महोत्सव की तिथि एक बार फिर आने वाली है 2024 में। जी हाँ, इतिहास से लेकर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से बात करने के लिए आ चुका हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि देश में चुनाव का महासंग्राम बिल्कुल नजदीक है, यानी कि कुछ ही दिनों के अंतराल में या चंद दिनों के अंतराल में इस देश में लोकतंत्र का महोत्सव होने वाला है। और उस लोकतंत्र के महोत्सव में आखिर फिर पार्टियों की यदि बात करें तो कौन पार्टी सत्तारूढ़ होगी और कौन नहीं होगी, उसी बात को लेकर हम आते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र यानी कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें बड़वानी और खरगोन दोनों जिले आते हैं। हालांकि खरगोन और बड़वानी जिले के संदर्भ में बात करें तो ये जो पहले सीट थी खरगोन लोकसभा, ये अनारक्षित सीट थी, लेकिन परिवर्तन के साथ ये जो सीट हुई है ये आरक्षित सीट हुई है। और आरक्षित सीटों में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में ये सीट आरक्षित हुई। तो बड़वानी जिले से कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरीके के बात को लेकर जनता जनार्दन के बीच में आए और भारतीय जनता पार्टी से बड़वानी जिले से सांसद मिले। उसी तारतम्य में सुभाष पटेल आए और सुभाष पटेल के बाद अब
गजेंद्र सिंह पटेल आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हुआ। कांग्रेस के संदर्भ में भी पिछली बार डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आए थे, किंतु वे जीत दर्ज नहीं कर पाए। अब उस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 में कौन होगा इस जंगे मैदान में। तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान जो सिटिंग सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल हो सकते हैं, या फिर और नया चेहरा हो सकता है, या सुभाष पटेल का भी नाम आ सकता है, क्योंकि सुभाष पटेल भी इस लोकसभा से पिछली बार के लोकसभा सांसद रहे, उनके सामने गोविंद मुजाल्दा रहा। और दूसरी बात एक ये उभर कर आ रही है कि क्यों ना नवाचार किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी नए चेहरे उभर कर आ रहे, कांग्रेस में भी नए चेहरे उभर कर आ रहे। आखिर वो नए चेहरे कौन है, या नए चेहरों को तवज्जो देती है भारतीय जनता पार्टी अथवा कांग्रेस देती है, ये तो वक्त ही बताएगा।